हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज होली है, इसलिए आप सबको मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली। देखिए, आपका बहुत प्यार और सम्मान मुझे मिल रहा है और आपके प्यार सम्मान को मैं देखते हुए आपके लिए एक सुविचार भी लाना चाहूँगी कि आप लोगों को कुछ प्रेरणादायक बातें मैं बताऊं और प्रेरणा से आप लोगों को मोटिवेट करूं, जिससे आप लोग पढ़ने के प्रति और अग्रसर हों, अपने लक्ष्य के प्रति और भी ज़्यादा अग्रसर हों। क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति तभी हम कर सकते हैं जब हम शिक्षा के मार्ग पर सुदृढ़ हों। और शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है कंसंट्रेट होना, यानी अपने आप को एक निश्चित लक्ष्य की तरफ आगे को बढ़ाना। देखिए, आज का सुविचार क्या है। संसार में जितने प्रकार की प्राप्तियां हैं, शिक्षा सबसे बढ़कर है। यानी शिक्षा का इतना बड़ा महत्व है कि संसार की जितनी भी प्राप्तियां हैं उन सब से बढ़कर हमारी शिक्षा है। ये एक कथन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। आप देखें, ये निराला जी हैं। आगे हम अपनी अवधारणा पर आते हैं। अब आपको मैं एक नई अवधारणा पढ़ाने जा रही हूँ। मौलिक अवधारणा समाज है, सोसाइटी, जो थोड़ा सा कट गया है लेकिन नीचे है लिखा हुआ। देखिए, अभी तक आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं। मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, काम्टे और अन्य जो समाजशास्त्री हैं उन सब का आपने वीडियो देखा है और उसको बहुत लाइक भी किया, प्यार भी दिया। मेरे मेहनत को आपने सराहा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इतना प्यार पाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आप लोग थिंकर पढ़ते पढ़ते थक गए होंगे। अब मुझे कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें भी करनी चाहिए। इसलिए मैं आज आपके लिए होली के शुभ अवसर पर समाज के बारे में बताना चाहूँगी कि समाज क्या है। ऐसे तो आप समाज को एक समूह के रूप में जानते होंगे, परंतु समाज एक समूह नहीं है, व्यक्तियों का समूह नहीं है, ना ही किसी संबंधों का समूह है। अब आप देखें, समाजशास्त्री दृष्टिकोण से एक समाजशास्त्री होने के नाते आपको समाज के बारे में समझना जरूरी है। समाज किसे कहते हैं, कैसे संबंध बनते हैं, कैसे अंतःक्रिया द्वारा संबंध स्थापित होते हैं और समाज का निर्माण कैसे होता है, किन तत्वों के द्वारा समाज का निर्माण होता है, इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगी और समाज से अवगत भी कराऊंगी। आपको मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है आप बताइएगा। मेरे लेक्चर से आप कितने प्रभावित हो रहे हैं, मेरा लेक्चर कितना ज़्यादा आपको समझ में आ रहा है। मैं ये कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को धरातल स्तर पर पढ़ा दूँ, जिससे कि आप लोगों को मेरी एक एक बात समझ में अच्छी तरह से आ जाए और जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रही हूँ उस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको भरपूर नॉलेज हो जाए और दोबारा आपको उस कॉन्सेप्ट में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इसलिए मैं अच्छी तरह से पढ़ाना चाहती हूँ। अब देखिए, अब आपको पढ़ना है समाज का अर्थ। समाज किसे कहते हैं। समाजशास्त्र में व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज कहते हैं। ऐसा आपने देखा होगा। चलिए हम एग्जाम्पल अपने पड़ोस का देते हैं। जैसे आप अपने घर में रहते हैं, आपके दाहिने तरफ शर्मा जी रहते हैं, बाएं तरफ पटेल जी रहते हैं या वर्मा जी रहते हैं। तो वो दोनों तीनों पड़ोसी जो हैं, हम आपस में रहते तो ज़रूर हैं, लेकिन जब हम आपस में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया नहीं करेंगे या अपना संबंध स्थापित नहीं करेंगे तो फिर हमारा समाज निर्मित नहीं होगा। जैसे कि आप देखें, आपके पड़ोस वाले वर्मा जी नए नए आए रहने के लिए, आप कहें कि अरे आपने जाकर उनका इंट्रोडक्शन लिया और अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद में आपने कहा अच्छा अच्छा आप वहाँ के रहने वाले, चलिए हम भी यहाँ के रहने वाले हैं और हम दोनों अब पड़ोसी हुए, कोई भी ज़रूरत होगी तो आप बताइएगा। अगले ने आपके दिए गए ऑफ़र को स्वीकार कर लिया। उनको कभी कोई दिक्कत होती तो आपसे वो संपर्क करते, या कभी किसी चीज़ की भी दिक्कत होती तो संपर्क करेंगे। तो यदि वो संपर्क करेंगे और आप उनकी आवश्यकता को पूरी करेंगे, फिर आपके प्रति जो आपने जो क्रिया की उसके बाद में उन्होंने जो क्रिया की वो बार बार करने वाली क्रिया को हम प्रतिक्रिया या प्रक्रिया कहेंगे। तो इस तरह से जब हम आपस में एक दूसरे की आवश्यकता को पूरी करेंगे या एक दूसरे की समस्याओं को दूर करेंगे तो हमारे ये जो संबंध हैं आपस में घनिष्ठ होते जाएंगे और इन्हीं संबंधों के आधार पर जो निर्मित व्यवस्था होती है ये समाज कहलाता है।
समाजशास्त्री दृष्टिकोण से। अब आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात कि समाज का निर्माण कैसे होता है। समाज का निर्माण केवल व्यक्तियों से नहीं होता है, कुछ घरों से नहीं होता है, कुछ व्यक्तियों से नहीं होता है, ना ही किसी समूह से होता है। समाज का निर्माण हमारे द्वारा बनाए गए सामाजिक संबंध, और सामाजिक संबंध में बहुत जरूरी है व्यक्तियों का होना और अंतःक्रिया का होना। यदि हमारे सामाजिक संबंध में अंतःक्रिया और व्यक्ति नहीं होंगे तो सामाजिक संबंध निर्मित नहीं होंगे। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो सामाजिक संबंध को निर्मित करते हैं। अब आइए कुछ परिभाषाओं के द्वारा हम पढ़ते हैं या जानते हैं कि समाज कैसे बनता है, यह समाज किसे कहते हैं। समाज का सबसे आसान समाज का सबसे आसान परिभाषा और सबसे एकदम सरल थिंकर जो मैकन पेज का है। आप इंटर से ही पढ़ रहे होंगे समाजशास्त्र के बारे में, उनकी परिभाषा जो आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे, जीवन में भी नहीं भूल पाएंगे। मैकन पेज का सबसे इजी और सामान्य परिभाषा है। समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का एक जाल है। वेरी सिंपल, वेरी इजी परिभाषा है, और अक्सर ये परीक्षा में पूछी भी जाती है। ये परिभाषाएं अक्सर घुमा फिरा कर पूछी जाती है, इतनी सरल तरीके से नहीं, घुमा फिरा कर पूछी जाती है। तो इस तरह से क्या हुआ, मैकन पेज की सबसे सरल परिभाषा क्या है? सामाजिक संबंधों का एक जाल है क्या? समाज। अब आगे देखिए पार्सन्स ने क्या कहा है। पार्सन्स के अनुसार समाज को उन मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन साध्य संबंधों के रूप में क्रिया करने से उत्पन्न हो, चाहे वो यथार्थ हो या प्रतीकात्मक। देखिए कुछ मनुष्यों के बीच में, मानवीय संबंधों के बीच में कुछ संपूर्ण जटिलता होती है, जैसे साधन और साध्य। इन संबंधों के बीच में जो क्रियाएं होती हैं उनसे उत्पन्न जो यथार्थ या प्रतीकात्मक क्रिया होती है वही सामाजिक संबंध है, ऐसा कहा है पार्सन्स ने। अब आप देखिए मेन पॉइंट आपका ये हो जाता है, आपका ये कुछ आप देखें इसमें आपका कुछ मेन पॉइंट ये हो जाता है कि मैकन पेज ने क्या कहा है? सामाजिक संबंध है, सामाजिक संबंधों का जाल है, जबकि पार्सन्स ने कहा है समाज की उन मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता। समाज को उन मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया है। अब आप देखें, आगे देखते हैं अगली परिभाषा क्या है? गिडिंग्स की। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी परिभाषा है। गिडिंग्स आप जानते होंगे जो अमेरिका के रहने वाले हैं, वेरी फेमस थिंकर हैं, उन्होंने सोशियोलॉजी का चतुर्थ अंक लिखा है। और गिडिंग्स के बारे में मैं आपको संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ कि गिडिंग्स ने सामाजिक संरचना का जो सिद्धांत दिया है वो वेरी वेरी फेमस है, और उन्होंने आधुनिक समाज को उत्तर आधुनिक समाज को उन्होंने भगोड़ा इंजन के रूप में किया है, भगोड़ा समाज के रूप में किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो आधुनिक समाज है एक भगोड़े इंजन की तरह है, भगोड़े घोड़े की तरह है जो सरपट भागे जा रहा है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है, कब कहाँ फिसल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इस तरह से गिडिंग्स ने संरचनाकरण का सिद्धांत दिया है, और उन्होंने संरचनाकरण का सिद्धांत दिया है, और सोशियोलॉजी बुक भी लिखी है। उनके बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो देखिए। इससे पहले जितने भी माइक्रो थिंकर थे और मैक्रो थिंकर थे, उन दोनों थिंकरों के बीच में मैक्रो जो थिंकर थे उन्होंने कहा है कि समाज ही महत्वपूर्ण है। ऑलरेडी मतलब ऑल थिंग इज सोसाइटी, समाज ही सब कुछ है। परंतु जो सूक्ष्म थिंकर थे, माइक्रो वाले जो थे, उन्होंने कहा है कि समाज सब कुछ नहीं है, व्यक्ति सब कुछ है। और आप देखें इन दोनों के बीच की कड़ी को जोड़ने के लिए एंथोनी गिडिंग्स ने क्या काम किया है। ना ही उन्होंने बृहद उपागम को अपनाया है, ना ही सूक्ष्म उपागम को अपनाया है, जबकि उन्होंने बीच के रास्ते को अपनाया है। उन्होंने कहा है कि समाज के बिना व्यक्ति नहीं हो सकता और व्यक्ति के बिना समाज नहीं हो सकता, यानी दोनों की आवश्यकता बहुत जरूरी है सामाजिक संरचना के निर्माण के लिए। तो इस तरह से गिडिंग्स ने अपनी परिभाषा इस तरह से दी है कि समाज स्वयं एक संघ है और संगठन भी है, औपचारिक संबंधों का योग भी है। जो हमारे अंदर औपचारिक संबंध होते हैं, औपचारिकता हम एक दूसरे के प्रति निभाते हैं, पड़ोसियों के प्रति या किसी भी रिश्तेदार के प्रति, किसी के प्रति, तो ये हमारे जो औपचारिक संबंध होते हैं जिसके सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए और संबद्ध भी होते हैं। इसी से समाज का निर्माण होता है, यही एक स्वयं एक संघ है और संगठन है। ये ऊपर की जो लाइन आप याद कर लेंगे तो आपको अच्छी तरह से गिडिंग्स की परिभाषा याद हो जाएगी। अब आपने देखा है मैकन पेज की परिभाषा। नंबर 1, समाज साथ सामाजिक संबंधों का जाल है। पार्सन्स ने कहा है समाज को उन मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता के रूप में, और गिडिंग्स समाज स्वयं एक संघ और संगठन है।
आगे देखते हैं र्यूटर क्या कहते हैं। अब र्यूटर ने कहा है कि समाज एक अमूर्त धारणा है। आपने जाना है और आपने देखा भी है और आपको मैं अभी बता भी चुकी हूँ, जो हमारे अंदर सामाजिक संबंध, जो हमारे प्रतिक्रियाएं होती हैं एक दूसरे के प्रति, और सामाजिक संबंधों का जो हम लोग जाल बुनते हैं जो दिखाई नहीं देता है, इसी को सामाजिक संरचना। आप देखें कि संरचनावादी जो लेवी स्ट्रास हैं, लेवी स्ट्रास ने बताया है कि मस्तिष्क के अंदर कुछ संरचनाएं बनती हैं, जो संरचनाएं मस्तिष्क के अंदर बनती हैं वो अमूर्त रूप से दिखाई देती है। इसी तरह से लेवी स्ट्रास ने कहा है कि जो संरचना है वो अमूर्त धारणा है, अमूर्त धारणा जो मस्तिष्क में बनती है। तो इसी तरह से र्यूटर ने भी क्या है कि समाज एक अमूर्त धारणा है। समाज, ये हम जान जाते हैं कि हमारा समाज कहाँ तक बना है। ये समाज की परिभाषा केवल लिमिटेड नहीं है कि आपके पड़ोसी तक हो, आपके रिश्तेदार तक हो, आपके गांव तक हो, नहीं। ये समाज आप दिल्ली में रहने वाले आपके अग्रवाल जी भी आपके समाज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, समाज में सम्मिलित हो सकते हैं। बम्बई में रहने वाले आपके वर्मा जी भी आपसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। मान लीजिए बम्बई में कोई आपका रिलेशन में रह रहा हो या कोई आपका पड़ोसी रह रहा हो, वो भी आपके समाज के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से जो समाज बनता है वो एक अमूर्त धारणा है, जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की जटिलता का बोध कराती है। अब आपको समझ में आ गया होगा इन चारों थिंकरों की परिभाषा जानकर, पढ़कर, कि समाज किसे कहते हैं। सारी विशेषताएं अलग अलग थिंकरों द्वारा दी गई हैं। जैसे सामाजिक संबंध के जाल को ही हम समाज कहते हैं। समाज को उन मानवीय संबंधों की जटिलता के रूप में स्वीकार किया। गिडिंग्स ने समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है, ऐसा कहा है। ड्यूटर ने साफ साफ कह दिया कि समाज एक अमूर्त धारणा है। अब आप लोगों को याद हो गई होंगी ये चार मेन पॉइंट। इन पॉइंट के आधार पर ही, ये की पॉइंट के आधार पर ही आप किसी भी थिंकर के कॉन्सेप्ट को पकड़ पाएंगे। अन्यथा समाजशास्त्र में बहुत सी परिभाषाएं होती हैं, बहुत सी बुक्स पूछी जाती हैं, जिसको याद कर पाना बहुत कठिन है। जब तक आप ये की पॉइंट नहीं याद कर लेंगे किसी भी थिंकर का, तब तक आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि आप क्या, कौन से थिंकर किस थिंकर ने कौन से कॉन्सेप्ट दिया है, कौन सी अवधारणा, कौन सी बुक दी है। इसलिए उनके की पॉइंट को पकड़ना बहुत जरूरी है। मैकन पेज के अनुसार समाज रीतियों, कार्य प्रणालियों, अधिकार, पारस्परिक सहायता, अनेक समूह विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों की और स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था भी मैकन पेज ने कहा है। अब आप देखें, मैकन पेज की एक सरल परिभाषा है और दूसरी एक कठिन परिभाषा है, जिसको आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे, जो इजी भी है बहुत। अब आप देखें कि सामाजिक संबंध की व्यवस्था के रूप में समाजशास्त्र में जिन संबंधों की प्रधानता दी जाती है और उन्हें सामाजिक माना जाता है, में दो तत्व आवश्यक रूप हो जाते हैं। नंबर एक, पारस्परिक जागरूकता। दूसरा है सामान्य जीवन में भागीदार होने की भावना। समाज सामाजिक संबंधों का जाल और व्यवस्था है, ना कि व्यक्तियों का समूह। मैकन पेज ने समाज के महत्वपूर्ण तत्व या आधार, रीतियां, कार्य प्रणालियां, अधिकार, पारस्परिक सहायता, समूह और विभाग, मानव व्यवहार के नियंत्रण की स्वतंत्रता कहा है। मैकन पेज ने उपयुक्त परिभाषा के आधार पर सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है और इसके 7 आधार हैं, परंतु साथ ही समाज के लिए निम्नलिखित 3 बातों का होना आवश्यक है, जो इस प्रकार से है। मैकन पेज ने 3 बातें बताई हैं सामाजिक संबंध के निर्माण के लिए। देखें क्या है, व्यक्तियों की बहुलता, यानी व्यक्ति होना चाहिए, सामाजिक संबंध भी होना चाहिए, और हम लोगों के बीच में सामाजिक अंतःक्रिया भी होना चाहिए। यदि देखिए अंतःक्रिया नहीं होगी तो समाज का निर्माण नहीं होगा। अब आप देखते हैं, देखें, अब हम देखते हैं समाज की विशेषता। वेरी इंपॉर्टेंट, समाज की विशेषता जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद हो जाना चाहिए। ये है समाज की विशेषताएं और प्रकृति। पारस्परिक जागरूकता, समाज अमूर्त है। नंबर 1, पारस्परिक जागरूकता। नंबर 2, समाज अमूर्त है। तीसरा, समाज में समानता और भिन्नता पाई जाती है। समाज में सहयोग और संघर्ष पाया जाता है। समाज अनिर्णायिकता पर आधारित है। समाज सदैव परिवर्तनशील और जटिल व्यवस्था है। समाज मनुष्य तक सीमित नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य तक सीमित नहीं है समाज। देखिए, चींटियों का भी समाज होता है, पशुओं का भी समाज होता है। इसीलिए उन्होंने कहा है, मैकन पेज ने, कि समाज केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं है। अब आप देखें, किंसले डेविस ने समाज के 6 मूल तत्व बताए हैं। 6 कॉन्सेप्ट उन्होंने बताए हैं किंसले डेविस के अनुसार। नंबर 1, उन्होंने कहा है
कि सदस्यों में संगठन होना चाहिए। मैं शॉर्टकट में बता दे रही हूँ, वरना बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। और दूसरा पॉइंट है जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है समूह अंतःक्रिया के द्वारा जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति सरल हो जाती है। समूह सहयोग के लिए किसी न किसी रूप में श्रम विभाजन और विशेषीकरण आवश्यक है। प्रत्येक समाज के लिए सदस्यों का एक दूसरे के संपर्क में आना और इस प्रकार संपर्क के लिए कुछ प्रेरणाओं का होना आवश्यक है। अगला है समाज प्रत्येक समाज के लिए सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता को बनाए रखना भी आवश्यक है। अगला देखें, समाज और एक समाज में क्या अंतर है। समाज सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है, जबकि एक समाज जो है व्यक्तियों का समूह है। व्यक्तियों का समूह कैसे कहा जाएगा? जैसे एक समाज, जैसे आप देखते हैं सिंधी समाज में जितने लोग होंगे या गेटेड समुदाय में सिंधी लोग रह रहे होंगे तो सभी लोग वहाँ सिंधी ही होंगे। सभी की एक रीति रिवाज होंगी, एक संस्कृति होगी, उनकी परंपराएं एक होंगी, तो उनकी एक पहचान है जिससे कि वो लोग एक समाज के अंतर्गत आते हैं। तो एक समाज की विशेषता क्या है? व्यक्तियों का समूह। और समाज की विशेषता है कि सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था। एक समाज का अर्थ है, र्यूटर ने कहा है कि एक समाज से बिल्कुल भिन्न संगठन है, सहायता से जिसकी सहायता से लोग अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। अब देखिए, इसके लिए संपूर्ण एक इम्पॉर्टेंट बुक भी है, सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, डेविस और मूर की है। ये बुक आप लिख लीजिएगा। अगला आप देखें कि इसमें मेंजर ने कहा है एक समाज मनुष्यों का एक ऐसा ही समूह समझा जाता है। इस तरह से ग्रीन ने भी परिभाषा दी है, स्टीवर्ट ग्लीन ने भी परिभाषा दी है। स्टीवर्ट ग्लीन ने एक समाज सबसे बड़ा व अर्थपूर्ण समूह है जिसका कि व्यक्ति सदस्य होता है, जो लगभग राष्ट्र और राज्य के समान होता है। नंबर 1, समाज सामाजिक संबंधों की जटिलता है। एक समाज व्यक्तियों का समूह है। समाज अमूर्त है जबकि एक समाज मूर्त जो दिखाई देता है। समाज एक जटिल व्यवस्था है जबकि एक समाज एक सरल व्यवस्था है। समाज का कोई मौलिक क्षेत्र नहीं होता है निश्चित, जबकि एक समाज का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। समाज में व्यक्ति का उत्तरदायित्व तो असीमित होता है जबकि एक समाज में सीमित होता है। समाज का आधार व्यापक होता है जबकि एक समाज का आधार छोटा होता है। इस तरह से आपका समाज का कॉन्सेप्ट पूरा हुआ। अब हम पढ़ेंगे समाजों के प्रकार। समाज कितने प्रकार के होते हैं? समाज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनजातीय समाज, उसके बाद पढ़ेंगे कृषक समाज। कृषक समाज के बाद हम क्या पढ़ेंगे? औद्योगिक समाज। औद्योगिक समाज के बाद हम पढ़ते हैं उत्तर औद्योगिक समाज। अब देखिए, जनजातीय समाज किसे कहते हैं? जो वन्य जाति रहती है, वन में रहती है, जो जनजाति रहती है, आदिवासी रहती है, उसे ही हम जनजातीय समाज कहते हैं। अब आप देखें कि जनजातीय समाज की विशेषता क्या है। नंबर 1, एक भौगोलिक क्षेत्र में ही निवास करते हैं। दूसरा, एक सामान्य संस्कृति, भाषा, संस्कृति, संगठन और व्यवसाय होता है। और एक जाति के सदस्य अंतर विवाह के नियमों का पालन करते हैं। जी.एस. घुरिये ने जनजातीय समाज के लोगों को पिछड़े हिंदू भी कहा है। ठक्कर बापा ने आदिवासी के नाम से संबोधित किया है। डॉक्टर एल.पी. विद्यार्थी इन्हें गिरिजन के नाम से पुकारते हैं। वेरियर एल्विन आदिम जाति कहते हैं। जयपाल सिंह ने भी आदिवासी कहा है। इसी तरह से मजूमदार ने इनकी परिभाषा दी है कि जनजाति वन्य जाति परिवारों और परिवारों के समूह का एक संकलन है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक सामान्य भूभाग में रहते हैं, सामान्य भाषा होती है, विवाह, व्यवसाय और पेशे से संबंध में कुछ निषेधों का पालन करते हैं। तो इस तरह से मजूमदार की परिभाषा हुआ है। हॉबेल ने क्या कहा है? जनजाति एक सामाजिक समूह है जो सभ्यता से दूर आधुनिकता से पृथक है। हॉबेल ने क्या कहा है? जनजाति एक सामाजिक समूह है जो सभ्यता से दूर आधुनिकता से पृथक है। आगे देखिए, गिलिन ने कहा स्थानीय पूर्व शिक्षित समूह के किसी भी संग्रह को जो एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो, सामान्य संस्कृत का प्रयोग में लाता हो, एक जनजाति कहते हैं। जनजाति समाज की विशेषताएं क्या है? जनजाति समाज के लिए कई परिवारों का समूह, विशिष्ट नाम, एक निश्चित भूभाग, हम की भावना, सामान्य भाषा, जनजाति अंतर्विवाह, एक राजनीतिक संगठन, एक विशिष्ट संस्कृति, अर्थव्यवस्था, नातेदारी का महत्व, विशिष्ट धर्म, सामान्य पूर्वज और जनजातीय जनसंख्या उनकी 6.78 करोड़ है 91 जनगणना के अनुसार। देखिए, भारत में कुल जनजातियां 573 हैं। अगला आप देखें, इस तरह से हो गया जनजातीय समाज के बारे में कुछ विशेषताएं।
और जनजातीय समाज के कुछ थिंकरों के नाम। अब हम पढ़ेंगे कृषक समाज। कृषक समाज रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा दिया गया है अवधारणा कृषक समाज की। रॉबर्ट रेडफील्ड ने क्या कहा है, देखिए रॉबर्ट रेडफील्ड की एक बुक है, साइड में लिखी हुई है, फ्लो कल्चर एंड युकाटन। हट्टन ने क्या कहा है, जनजाति के लिए बहिष्कृत जाति का प्रयोग किया है। और कार्ल मार्क्स ने वर्गीकरण के अनुसार बताया कि भारत एक एशियाई समाज है। तो इस तरह से इस कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स वगैरह लिखी हुई हैं जो साइड में नोट कर लीजिएगा आप लोग। और रेडफील्ड की परिभाषा इस प्रकार से, कृषक समाज की विशेषताएं ये है कि वे ग्रामीण लोग जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। वे ग्रामीण लोग जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि में नियंत्रण बनाए रखते हैं और उसे जोतते हैं तथा कृषि जीवन के परंपरागत तरीके का एक भाग भी है। आगे देखिए, आंध्र वेतेई अजनजातीय गांवों को मिलाकर कृषक समाज बनता है जिसका भूमि से गहरा लगाव होता है। अब आप देखें रॉबर्ट रेडफील्ड आंध्र वेतेई की बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये दोनों। रॉबर्ट रेडफील्ड ने समाज की 5 विशेषता बताई हैं। देखिए सैनिन ने भी समाज की कृषक समाज की विशेषताएं बताई हैं। नंबर 1 पारिवारिक श्रम, जीवन के तरीके। अगला है अंडरडॉग की स्थिति। नंबर 1 पारिवारिक श्रम, जीवन के एक तरीके के रूप में कृषि और अंडरडॉग की स्थिति। अब आप देखें उन्होंने 5 विशेषताएं बताई। रॉबर्ट रेडफील्ड में अभिजता एक समरूप समाज होता है, जीवन यापन भूमि को जोत कर ही भूमि का नियंत्रण रखकर। अगला अभिवेदीकृत अस्त्रीकृत समाज होता है, नगरों का कस्बों का कुलीन वर्ग के भिन्न यद्यपि उनसे प्रभावित आधारित पर अन्य समाजों से भिन्नता लिए हुए। आंद्रे वेते ने कृषक समाज की 3 विशेषता बताई हैं। भूमि से उनका गहरा लगाव होता है, तुलनात्मक निम्न स्थिति होती है और औद्योगिक श्रमिक के समकक्ष होते हैं। यानी भूमि से उनका गहरा लगाव होता है, तुलनात्मक निम्न स्थिति होती है, औद्योगिक श्रमिक के समकक्ष होते हैं। B.R. चौहान ने कृषक समाज के 3 लक्षण बताए हैं, अथक परिश्रमी, मितव्ययी, सादगीपूर्ण व्यवहार। आंद्रे वेतेई ने कृषक समाज की 3 श्रेणियां बताई हैं, मालिक, किसान, मजदूर, और जो डेनियल थार्नर ने भी बताया है। कृषक समाज के रूप में कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन है। आंद्रे वेतेई ने तमिलनाडु तंजौर अग्रहमपुरम के नाम से पुकारा है। गिलबर्ट एंटनी ने तमिलनाडु तंजौर किलाउलूर पर, F.G. बेरी ने उड़ीसा के बिसीपारा में, M.N. श्रीनिवास ने रामपुरा में। और अगला है, आप देखें ये सारे अध्ययन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा आप सब बच्चों। ये जितने भी इंपॉर्टेंट हैं ये जितने भी थिंकर्स हैं जिन्होंने अध्ययन किया है कृषक समाज का, आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। और आप देखें अब अगला आपका समाज क्या है। सबसे पहले आपने पढ़ा कि समाज किसे कहते हैं, उसकी परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं, फिर किंसले डेविस की परिभाषा, उन्होंने क्या कहा, 6 तत्व उन्होंने बताए हैं समाज के लिए। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा समाज के प्रकार। समाज के प्रकार में आपने पढ़ा कि जनजातीय समाज किसे कहते हैं। उसके बाद आपका तीसरा समाज है जो औद्योगिक समाज है। आपने पढ़ा जनजातीय समाज, फिर कृषक समाज, अब तीसरा है औद्योगिक समाज। ये वे समाज है जो जनसंख्या और क्षेत्र पर अत्यधिक संपर्कों की परिधि की दृष्टि से काफी बड़े होते हैं। औद्योगिक आप जान गए होंगे, प्रौद्योगिक और औद्योगिक समाज। इसमें प्रिंसटन ने कहा है कि इंडस्ट्रियल सोशलॉजी, उनकी बुक है प्रिंसटन की, उन्होंने लिखा है जहां मशीन मनुष्य के स्थानापन्न प्रतिनिधि बन जाती है और समाज की संगठनात्मक नियंत्रणात्मक व्यवस्था औपचारिक हो जाती है, वह समाज निस्संदेह औद्योगिक समाज की होगा। ये प्रिंसटन की बुक में उन्होंने लिखा है परिभाषा। अगला है मिलर और फॉर्म ने लिखा है प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। मिलर फॉर्म की बुक है। औद्योगिक समाज में वो लोग सम्मिलित होते हैं जो कारखानों, उद्योग धंधों, दफ्तरों और अन्य सेवाओं के माध्यम से अपनी आजीविका कमाते हैं। देखिए एंथोनी गिडिंग्स की ये वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है, ये आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये 2021 की पीजीटी के पेपर में आया था।
पी गिलबर्ट ने अपनी पुस्तक फंडामेंटल ऑफ इंडस्ट्रियल सोशलॉजी में औद्योगिक समाज की विशेषताएं इस प्रकार बताई हैं। पूंजी का महत्व, श्रम की स्तरीकृत प्रतिष्ठा, वर्ग व्यवस्था का उदय, लाल फीताशाही की बढ़ावा, नौकरशाही की वृद्धि, विकसित तकनीकी या प्रौद्योगिकी, मशीनी विशेषीकरण का महत्व, प्रचार का महत्व, गंदी बस्तियों का उदय, मजदूर संघ और कार्य करने की विशिष्ट दशाएं। आंतरिक औद्योगिक, ये है औद्योगिक समाज की दो श्रेणियां होती हैं, बाह्य औद्योगिक समाज की श्रेणियां और पूंजीपति, न्यासधारी, अंशधारी, और अगला है आंतरिक औद्योगिक समाज की श्रेणियां। इसमें प्रबंधक होते हैं, पर्यवेक्षक होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं और श्वेतपोश कर्मचारी होते हैं, नीलपोश कर्मचारी होते हैं। औद्योगिक समाज की दो श्रेणियां, नंबर 1 बाह्य, जो आप देख चुके हैं, पूंजीपति, न्यासधारी, अंशधारी, अधिकारी, कर्मचारी, और आंतरिक होते हैं प्रबंधक, पर्यवेक्षक, विशेषज्ञ, श्वेतपोश कर्मचारी, नीलपोश। अब आगे हम पढ़ते हैं चौथा समाज, उत्तर औद्योगिक समाज, जो इस समय चल रहा है। उत्तर औद्योगिक समाज इस समय तो चल रहा है सूचना समाज। अब पांचवा समाज है, अब आप पढ़ रहे हैं उत्तर औद्योगिक चौथा समाज। इसे अलेन टोरेन ने विकसित किया, तकनीकी समाज भी कहा है। ब्रेंजेंस्की का मत है कि वर्तमान में अमेरिका उत्तर औद्योगिक समाज की दिशा में बढ़ रहा है। उत्तर औद्योगिक समाज के विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याएं देखी जाती हैं। गंदी बस्तियां, भीड़भाड़, वातावरण कृत्रिम होता है, अपराध, बाल अपराध की बढ़ोतरी होती है, पागलपन, कुपोषण होता है, वायु प्रदूषण, बीमारियां, अनेक तरह की कुपोषण का शिकार, अनेक तरह की बीमारियां, ये सब पॉल्यूशन, ये सब क्या है उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषताएं हैं। दुर्खिम ने कहा है कि समाज के प्रकार साधारण संयुक्त, द्विसंयुक्त, त्रिसंयुक्त। अगला है समाजों के कुछ अन्य प्रकार। परंपरागत समाज, जिनमें धर्म, नैतिकता, परंपरा, जन्म, भाग्यवादिता आदि रूढ़िवादिता का विशेष महत्व है तथा सामाजिक गतिशीलता या सामाजिक परिवर्तन की गति काफी धीमी है। मुक्त समाज, इसका तात्पर्य है खुला समाज, ओपन सोसाइटी। इस समाजों में धन, शिक्षा, व्यक्तिगत गुण होते हैं और क्या होता है, योग्यता पर आधारित विशेष महत्व दिया जाता है। ऐसे समाज में रूढ़िवादिता बिल्कुल नहीं होती है। आदिम समाज और सभ्य समाज में क्या अंतर है, आप जानते होंगे। आदिम समाज, मानवशास्त्री अलेक्स इवांस मानवशास्त्री इवांस प्रिचार्ड ने आदिम समाज वे समाज है जो जनसंख्या, क्षेत्र, सामाजिक संपर्कों की परिधि की दृष्टि से छोटे होते हैं, जिनकी अधिक प्रगतिशील समाजों की तुलना में सरल प्रौद्योगिकी तथा सरल प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। कार्यों को कम विशेषीकरण पाया जाता है, उसमें कम विशेषीकरण पाया जाता है परंपरागत समाजों में। अब सभ्य समाज किसे कहते हैं, वे समाज हैं जो जनसंख्या, क्षेत्र और सामाजिक संपर्कों की परिधि की दृष्टि से काफ़ी बड़े होते हैं। प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था काफ़ी विकसित प्रकार की तथा सामाजिक कार्यों का काफ़ी विशेषीकरण होता है। ऐसे समाज को जटिल समाज भी कह सकते हैं। सरल समाज, जटिल समाज। सरल समाज वह समाज है जिसकी संरचना प्रकार संरचना है, सरलता लिए हुए है। जटिल समाज वह समाज है जिसकी संरचना और प्रकार जटिल या जटिलता लिए हुए है। कार्ल मार्क्स का वर्गीकरण आर्थिक व्यवस्था को उन्होंने क्या कहा है, कई प्रकार में उन्होंने बांटा है। एशियाई, प्राचीन, सामंतवादी समाज, आधुनिक समाज, इस तरह से उन्होंने कई भागों में समाज को बांटा है कार्ल मार्क्स ने। टीवी बॉटुमॉर ने भी, यदि इन दोनों योजनाओं को मिला दें तो हमें समाजों के 5 प्रकार मिलते हैं। टीवी बॉटुमॉर ने भी यही कहा है। आदिम समाज, एशियाई समाज, प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज, पूंजीपति समाज। इस प्रकारों के अतिरिक्त मार्क्स ने अन्य प्रकार भी दिया है, समाजवादी समाज का भी उल्लेख किया है। आगे आप देखें कि भारत समाजों के किस प्रकार के अंतर्गत आता है, तो भारत जो आता है वो परंपरागत और मुक्त दोनों ही प्रकार के समाजों के अंतर्गत आता है। अब आप देखिए इनके कॉन्सेप्ट है। सैनिक और औद्योगिक समाज का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, स्पेंसर ने दिया है। ग्राम्य नगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गाल्पिन ने किया था। ग्राम्य नगर शब्द का प्रयोग गाल्पिन ने किया था। अवधारणा के विकास में प्रोफेसर बिर्थ ने विशेष योगदान दिया है। बिर्थ ग्रामीण नगरीय जीवन को 2 भिन्न प्रकार के जीवन पद्धति को मानते हैं। अब आप देखें इन कॉन्सेप्ट के आधार पर कुछ प्रश्न हैं जो थोड़े से धुंधले हो गए, आप
कोशिश करिएगा कि इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। समाज को सामाजिक संबंधों का जाल किसने कहा है? तो मैकन पेज ने। आगे है, अग्रिम में से सामाजिक संबंध कौन सा है? देखिए, माता पिता पुत्र के बीच संबंध जो पाए जाते हैं वो अग्रिम है। सामाजिक संबंधों की प्रमुख विशेषता क्या है? पारस्परिक जागरूकता का होना। देखिए, सामाजिक संबंध तभी बन सकते हैं जब हम एक दूसरे के प्रति जागरूक हों। जैसे कि मान लीजिए आपका पड़ोसी आया, आप हैं, अगर आप एक दूसरे के बारे में जानते नहीं होंगे तो जल्दी संपर्क नहीं करेंगे। अगर बहुत लोग, क्या होता है कि जो गलत तरीके के जो लोग होते हैं वो जल्दी किसी से संपर्क करना नहीं चाहते हैं, तो वो लोग ना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, ना वो किसी से बात करना चाहते हैं, वो बिल्कुल समाज से कटे हुए रहते हैं। तो इस तरह की बातों की, मतलब इन लोगों की बात समाज में नहीं की जाती है, उन लोगों की बात की जा रही है जो एक दूसरे के सामाजिक संपर्क में होते हैं। अगला देखिए, समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है। ऐसा किसने कहा था? गिडिंग्स ने। समाज एक अमूर्त धारणा है, र्यूटर ने कहा था। समाज को सामाजिक संबंधों की ऐसी व्यवस्था समाजशास्त्री के राम में रहकर प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवहार का समाजीकरण करता है, ऐसा मैकन पेज ने कहा है। आप देखें अगला क्वेश्चन, थोड़ा ब्लर हो गया, आप इसको कोशिश कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। समाज की एक व्यवस्था माना है, समाज को एक व्यवस्था माना है गिलिन ने। समाज रीतियों, कार्य प्रणालियों की पारस्परिकता की व्यवस्था है, ऐसा कहा है मैकन पेज ने। आपकी परिभाषा है पहले पेज में, आप देख लीजिएगा। समाज में निम्न 7 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं: रीति रिवाज, कार्य प्रणाली और पारस्परिक सहायता समूह। ये सब किसने बताया? मैकन पेज ने। पारस्परिक आदान प्रदान का नाम समाज के एक प्रमुख विशेषता है। नंबर 1, खेलकूद के मैदान की ओर जाती हुई टीम। निम्नलिखित वाक्यों में समाज की अवधारणा स्पष्ट करने वाली समयी वाक्यों का चयन कीजिए। आप देखें, समाज सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, समाज में सहयोग के बजाय संघर्ष ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा कहा है। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन देखिए समाज के बारे में। तो ऐसा उन्होंने कहा है कि प्रश्न में बताया गया कि समाज में सहयोग के बजाय संघर्ष अधिक पाया जाता है, ये गलत कथन है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप आगे देखें, निम्नलिखित प्रश्न में से गलत वाक्य का चयन करें। समाज मूर्त धारणा है, ये गलत है। एक समाज मूर्त धारणा है, ना कि समाज मूर्त धारणा है। समाज और एक समाज में अंतर क्या है? समाज मूर्त है और जबकि एक समाज अमूर्त है। जो गलत है, आप देखें यहाँ पर जो गलत पूछा गया है। आगे, समाज साथ सामाजिक संबंधों के विषय में है। सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। समाज साथ सामाजिक संबंधों के विषय में है। सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। ये मैकन पेज ने दिया है, आपको याद हो गया होगा क्योंकि आप इंटर से पढ़ रहे हैं। समाज शास्त्र, ये परिभाषा तो सबसे पहले याद होनी चाहिए। अगला कथन है, सही कथन का चयन करिए। समाज और सहयोग। समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। समाज में सहयोग और सामाजिक संगठन के लिए और संघर्ष विघटन के लिए उत्तरदायी है, ये सही है। आगे आप देखें, अगला प्रश्न है, प्रत्येक प्रकार के समाज में 6 मूलभूत तत्व पाए जाते हैं, ऐसा किसने कहा है? मैंने कहा था कि समाज के जो तत्व बताए गए हैं 6 तत्व, वो सबसे पहले बताया किंसले डेविस ने बताए हैं। और उन्होंने बताया कि समाज में सदस्यों का संगठन होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए और समूह में अंतःक्रिया होना चाहिए, विशेषीकरण पाया जाता है। विशेषीकरण के साथ सामाजिक व्यवस्था में निरंतरता होनी चाहिए, ये बात बताई है किंसले डेविस ने। अब आप देखें, समाजशास्त्रीय अर्थ में किसे समाज कहेंगे? सरल समाज को हम समाज कहेंगे। समाज व्यक्तियों का एक समूह नहीं, बल्कि समूह में रहने वाले व्यक्तियों की पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था है, राइट ने कहा है, एकदम राइट है। आप ऐसे याद करें कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, राइट, तो आपको हमेशा याद हो जाएगा। मैंने इसी तरह से कॉन्सेप्चुअल कोई भी क्वेश्चन या कोई भी परिभाषा को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक निकाला था कि किस तरह से मैं ट्रिक से याद कर सकती हूँ। तो आप ऐसे याद करिए कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, राइट, यह समूह में रहने वाले व्यक्तियों की पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था है, राइट। तो इससे आपको याद हो जाएगा ये दोनों बात सही है, मतलब राइट है, मतलब राइट एज के थिंकर हैं। समाज एक अमूर्त धारणा है जो समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की संपूर्णता का बोध भी कराती है, ये र्यूटर ने कहा है। अब आप देखिए, किसने कहा है कि समाज ये रीतियों प्रक्रियाओं का जटिल ढांचा है जिसमें प्रत्येक जीवित
और एक दूसरे के प्रभाव के कारण बढ़ती हुई एवं अस्तित्व में इस प्रकार की एकरूपता पाई जाती है। जो कुछ एक भाग में होता है वह शेष भाग में प्रभाव डालता है, ऐसा चार्ल्स कूले ने कहा है। समाज का निर्माण किससे होता है? आपको पढ़ाया गया पहले ही कि समूह की अंतःक्रियाओं के द्वारा समाज का निर्माण होता है। और अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाज के लिए पूर्वापेक्षित नहीं है? यह है निश्चित परिसीमा। समाज की कोई परिसीमा नहीं होती है, सीमा नहीं होती है। मैंने कहा था कि आपका बॉम्बे में रहने वाले, दिल्ली में रहने वाले, कर्नाटक, तमिलनाडु, कहीं भी रहने वाले या भारत से बाहर रहने वाले विदेशी भी आपके समाज में सम्मिलित हो सकते हैं। इस तरह आपने अब मेरे लेक्चर को सुना, समझा और देखा। आपको समझ में आ गया होगा मेरा लेक्चर। आपका बहुत प्यार मुझे मिला है और बहुत ही सम्मान मिला है। इसके लिए अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाऊंगी। इसके लिए आपका मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।